बोलते थे तुम मेरी बात नहीं मानते हो खुद ही छोड़ा दूंगा, ऐसा नहीं बोलते थे। गांधी जी बोलते थे अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो अपने को गोली मार दूंगा, तेरे को नहीं मारूंगा। और अपने को गोली मारने के बाद, मरने के बाद दुनिया वालों को बताऊंगा कि इसकी वजह से मर गया। गांधी जी के अहिंसा बहुत लोगों को मालूम नहीं, इसलिए बता रहा हूं। गांधी जी ने धमकी देने की वजह से जब बॉम्बे उतरे तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके येरवड़ा जेल में डाला गया। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ। अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को स्वीकार कर लिया, सेपरेट इलेक्टेड स्वीकार कर लिया। सेपरेट इलेक्टेड स्वीकार करने का मतलब समझते हो? सेपरेट इलेक्टेड का मतलब यह है कि अब अछूत ब्राह्मणों के गुलामी में नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने घोषित कर दिया अछूत अब ब्राह्मणों के गुलामी में नहीं रहेगा, अछूत स्वतंत्र हो, इसलिए उसका नाम रखा स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र, सेपरेट। 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने अछूतों को स्वतंत्र कर दिया ब्राह्मणों के गुलामी से। इसलिए गांधी जी ने देखा कि अछूत तो ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद हो गए, अब जो आज़ादी का हम आंदोलन चलाएंगे अब हमारा कब्जा करना संभव नहीं होगा। इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन करने के बाद गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर कर दिया। पूना पैक्ट हुआ, जॉइंट इलेक्टेड लादा गया और इस तरह से जॉइंट इलेक्टेड लादने की वजह से, पूना पैक्ट की वजह से आज 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1050 एमएलए चुनकर जाते हैं, मगर संसद में बोलते ही नहीं हैं। ये चुनकर जाते हैं मगर संसद में बोलते ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके लिए कहा, क्या कहा? दे आर ओपनिंग देअर माउथ ओनली फॉर योइंग, ते फक्त जांभई देण्यासाठी तोंड उघडतात, अन्यथा संसदेत तोंडच उघडत नाही। बाबा साहब ने संसद का अनुभव बताया अनुसूचित जाति जनजाति का। ते फक्त जांभई देण्यासाठी तोंड उघडतात, अन्यथा तोंडच उघडत नाहीत। माझं तर असं म्हणणं आहे की जांभई देणे जर नॅचरल कॉल नसता तर ते जांभई देण्यासाठी सुद्धा त्यांनी तोंड उघडलं नसतं, पण ते नॅचरल कॉल असल्यामुळे त्यांना तोंड उघडावं लागते। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि पूना पैक्ट ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा। हमारे एमपी को बोलने नहीं दिया जाता, हमारे एमएलए को विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता। इसका मतलब यह है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा। अगर आज़ाद भारत में उन्होंने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा तो आप लोगों की क्या औकात है? आपकी कोई औकात है? तुम्हारे नेताओं को गुलाम बनाकर रखा, तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा। आजाद भारत में अगर तुम्हारे नेताओं को, तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा, तुम लोगों की कोई औकात है? जब तुम्हारे नेताओं को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा, तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा, तो तुम लोगों की कोई औकात है? 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट में ये सारी बातें डाल दी गई। 37 के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ। गांधी और कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टेड के संदर्भ में जॉइंट इलेक्टेड के आधार पर धोखेबाजी करने का काम किया। जब ये धोखेबाजी करने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर को तजर्बा हो गया। मगर 37 के चुनाव में एक आश्चर्यजनक बात हो गई। 37 के चुनाव में सारे राज्य, जितने राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दिए गए। सारे के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने राज्यों में कांग्रेस के बहुमत मिला, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को बनाए गए। उनके सारे नाम व्हाट गांधीयन कांग्रेस आउट टू अनटचेबल में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे। पढ़ लो, नाम के साथ लिखे। जब पूना पैक्ट के विरोध में गांधी जी उपवास कर रहे थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी के समर्थन में काम कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं को बुलाया। नेताओं को बुलाकर कहा, अरे मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? तुम ओबीसी के लिए सेपरेट इलेक्टेड मांगो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, तुम मेरा समर्थन करो। ओबीसी के नेताओं ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। उन्होंने गांधी जी को समर्थन दिया, मगर गांधी जी के साथ कोई सौदेबाजी नहीं की। गांधी जी को ये नहीं कहा, गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कह रहे हैं, तुम हमारी कोई बात मानते हो? अगर तुम हमारी बात मानते हो
तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, नहीं तो अंबेडकर का समर्थन करेंगे। ऐसी बात ओबीसी के नेताओं को कहनी चाहिए थी। उस समय जरूर बाबा साहब अंबेडकर को शाहू महाराज की याद आई होगी। शाहू महाराज अगर 22 को मृत्यु नहीं हुआ होता और 32 में अगर शाहू महाराज होते तो निश्चित रूप से शाहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में खड़े होते। और जो बात बाबा साहब अंबेडकर ओबीसी के नेताओं को समझा रहे थे वही बात शाहू महाराज खुद कहते, क्योंकि जातिवार रिप्रेजेंटेशन की बात तो खुद शाहू महाराज करते थे, समझाने की बात ही नहीं थी, वो खुद ही इस बात को समझाते थे। इस तरह से साथियों ये इतिहास हम लोगों को जानना होगा, ये हमारा इतिहास। दुनिया का इतिहास जानते हो, अपना इतिहास नहीं जानते हो, क्या जानते हो भाई। और इस तरह से अगर गांधी जी ने हमारे हक और अधिकार छीनने के लिए उपवास किया था और पुनः पैक के द्वारा ज्वाइंट लोकतंत्र लादा था, तो गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों की आजादी का आंदोलन था। गधे लोग मान सकते हैं, बेवकूफ मान सकते हैं, नालायक मान सकते हैं, मैं मानने के लिए राजी नहीं हूं। अगर गांधी जी बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई झगड़ा करके अंग्रेजों से अधिकार लाए थे और गांधी जी ने छीन लिए थे, अंग्रेज अधिकार दे रहे थे, गांधी जी छीन रहे थे, तो छीनने वाला आदमी हमारे आजादी का भी आंदोलन चला रहा था। बेवकूफ और गधे ही मान सकते हैं। मैं गधा नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं, और बहुत सारे बेवकूफों को मैं अक्लमंद बनाने का इसलिए काम कर रहा हूं, इसीलिए ये बात कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि गांधी जी की आज़ादी का आंदोलन सभी लोगों की आज़ादी का आंदोलन नहीं था। ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को कंडीशन नहीं लगाया, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया बाबा साहब अंबेडकर के विरोध में, ये सोचकर कि गांधी जी महात्मा हैं, गांधी जी मसीहा है और ओबीसी के नेता हैं। मगर ओबीसी के लिए गांधी जी ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ओबीसी का कभी कोई मुद्दा गांधी जी ने नहीं उठाया। 1942 को बाबा साहब अंबेडकर ने सारे देश भर में घूम घूम कर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन खड़ा किया, राष्ट्रीय संगठन खड़ा किया, राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया। 50,000 पुरुष और 25,000 महिलाओं का संगठन अधिवेशन था नागपुर में। यह अधिवेशन चल ही रहा था, बीच में ही अंग्रेजों ने दिल्ली बुलाया। वाइसराय काउंसिल पर बाबा साहब अंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। कैबिनेट मिनिस्टर के 4 विभाग सौंपे। आज 4 कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्रालय। बिजली विभाग का अलग है, लेबर विभाग का अलग है, सिंचाई विभाग का अलग है और सीपीडब्ल्यूडी विभाग का अलग है। ये 4 विभाग का विभाग अकेले बाबा साहब अंबेडकर को दिया था। 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब अंबेडकर को अकेले 1942 को दिया था। और जब बाबा साहब अंबेडकर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, गांधी जी ने धमकी दिया था अंग्रेजों को, फिर भी बनाया। गांधी जी की बात को जब अंग्रेजों ने नहीं माना तो गांधी जी ने ज़्यादा समय नहीं लगाया, केवल 3 हफ्ते का समय लिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के लिए गांधी जी ने रणनीति बनाई कि अगर हम अंग्रेजों को भारत से भगा देते हैं, अगर अंग्रेज भारत में ही रहते हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने का काम, अब अंबेडकर मंत्री भी बन गए हैं तो देने का काम जरूर करेंगे, अंग्रेजों को निश्चित रूप से इस काम के लिए लगाएंगे और ऐसा जरूर होगा। बाबा साहब गांधी जी का ये सोच गलत नहीं था। 43 को 13 अगस्त 43 को बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए 8.33 का रिजर्वेशन का ऑर्डर अंग्रेजों से निकलवाया। इसलिए गांधी जी अगर ऐसा सोचते थे तो बिल्कुल गलत नहीं सोचते थे। इसलिए गांधी जी ने 3 हफ्ते का समय लिया और गांधी जी ने सोचा कि अगर हम अंग्रेजों को भारत से भगा देते हैं तो अंग्रेज अगर भाग जाते हैं तो सारी सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी। अगर सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाती है तो क्या होगा, सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाती तो पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पर लात मारने का अधिकार कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा। अगर पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पर लात मारने का अधिकार कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा तो ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और गांधी ने सोचा अगर क्विट इंडिया मूवमेंट में मैं अहिंसा का सहारा लेता हूं, अंग्रेजों के नाक पर बैठी हुई मक्खी भी उड़ने वाली नहीं है, इसलिए मुझे अहिंसा का त्याग करना होगा और हिंसा का सहारा लेना होगा। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को हिंसा करने का आदेश दिया। कितने लोगों को मालूम है? सारे के सारे लोग
सारे ब्राह्मण हिस्टोरियन यही लिखते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा से आज़ादी दिलाई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, न ढाल उठाई न तलवार उठाई, तूने हमको आज़ादी दिलाई, ढाल भी नहीं उठाई, तलवार भी नहीं उठाई, आज़ादी दिलाई। सारे हिस्टोरियन अहिंसा से गांधी जी ने आज़ादी दिलाई ऐसा कहते हैं। कल ओबामा भी चक्कर में आ गया, वो ओबामा में लिखा है अहिंसा का गांधी जी ने ये बड़ा पाठ दुनिया वालों को बनाया। मुझे लगता है ओबामा आबामा लगता है, उसको जाकर समझाना पड़ेगा उधर, या ईमेल भेजना पड़ेगा, ओबामा तू आबामा क्यों बन रहा भाई। वो नोबेल पारितोषिक रिजेक्ट करने वाले लोग गधे थे क्या, जरा इंक्वायरी तो कर ले, क्यों रिजेक्ट किया गांधी जी को नोबेल पारितोषिक, तो वो डॉक्यूमेंट तो देख ले, रिजेक्शन के कारण है उधर, देख तो ले, तो ओबामा को पता चलेगा। साथियों, गांधी जी ने हिंसा का सहारा लिया, और गांधी जी ने हिंसा का सहारा लिया तो उसका सबूत जानते हो, सबूत है, देखो सबूत ले लो, सबूत है। गांधी जी ने नारा लगाया डू और डाई, करो या मरो। सारे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करो मरो का आदेश दिया, राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। उस समय अंग्रेजों के लगभग 8-9 लाख अधिकारी भारत में थे। अंग्रेजी अधिकारियों का जान खतरे में पड़ गई। उन्होंने लंदन में रिपोर्ट भेजा कि सारा का सारा रेवेन्यू अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा कर दिया जाए तो भी भारत में शांति स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना संभव नहीं है। अगर लंदन से भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा लाया जाए फिर तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही बेहतर है। ऐसा रिपोर्ट जब अंग्रेजी अधिकारियों ने लंदन में भेजा, लंदन में चर्चिल प्रधानमंत्री था, वो महापंडित आदमी था, उसको गंभीरता का एहसास हुआ। उसने इस आंदोलन पर ठंडा पानी डालने के लिए घोषित किया कि आज़ादी के बारे में बात किया जाएगा। 43 में क्रिप्स मिशन भेजा, वो फेल हो गया। गांधी जी जेल में थे। 44 को गांधी जी ने लॉर्ड वेवेल को लेटर लिखा, लेटर लिखकर कहा तुम आज़ादी देने वाले थे, क्या हुआ। लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी के लेटर का जवाब दिया और कहा हम अब भी आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, हमारी 2 शर्तें हैं। अगर गांधी जी आप मेरी 2 शर्तें मानने के लिए राजी हो तो हम तुरंत आज़ादी देने के लिए तैयार है। 2 शर्तें हैं, डिप्रेस क्लास के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना होगा, मुसलमानों को सेफगार्ड देना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना होगा। अगर आप देने के लिए राजी होते हो तो हम आपको तुरंत आज़ादी देने के लिए तैयार होते हैं। गांधी जी ने इस लेटर का जवाब दिया, कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। ये पत्र जब लॉर्ड वेवेल को गांधी जी का लेटर मिला, गांधी जी का ये लेटर मिलते ही लॉर्ड वेवेल को अवसर मिला, वो लेटर के साथ गांधी जी का सारा पत्र व्यवहार लॉर्ड वेवेल ने अखबार वालों को दे दिया। अखबार वालों को देने की वजह से डिप्रेस क्लास के लोगों को पता चला गांधी जी का अंतरंग क्या है। वो आज़ाद भारत में हमको अधिकार देने के लिए राजी नहीं है। मुसलमानों को पता लगा कि आज़ाद भारत में गांधी जी हमको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से गांधी का पत्र व्यवहार घोषित करने की वजह से गांधी को अंग्रेजों ने नंगा कर दिया। गांधी आधा तो नंगा ही थे, कमर के ऊपर नंगा ही थे। पत्र व्यवहार पब्लिश करने के बाद पूरा का पूरा नंगा हो गए। डिप्रेस क्लास के लोगों को गांधी जी का अंतरंग मालूम हो गया, मुसलमानों को गांधी जी का अंतरंग मालूम हो गया। ये वो कारण है भारत के पाकिस्तान निर्माण होने का। समझते हो, भारत के पाकिस्तान निर्माण होने का कारण कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों की वजह से पाकिस्तान बना। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं किताब लिख रहा हूं, वो किताब जल्दी आ जाएगा, हो सकता है दिसंबर तक आ जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, गांधी जी का पत्रवार पब्लिश हो गया। 1945 को बाबा साहब आंबेडकर ने इसी वजह से गांधी जी और कांग्रेस के शैतानी का सारा कच्चा चिट्ठा व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में लिखा और गांधी और कांग्रेस को नंगा कर दिया। उस किताब में बाबा साहब आंबेडकर ने एक मौलिक बात उठाई। वो मौलिक बात आप लोगों को भी मैं उठाना चाहता हूं, आप लोगों के सामने उठाना चाहता हूं। अन्नाभाऊ साठे ने जो बात उठाई वो बात 45 को बाबा साहब आंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में उठाई। क्या बात है, सम क्वेश्चन फॉर फॉरेनर्स, एक टॉपिक है। इस टॉपिक में बाबा साहब आंबेडकर ने अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को एक सवाल उठाया और कहा, अय अमेरिकन लोगों, अय यूरोपियन लोगों, आप कांग्रेस के आजादी के आंदोलन का समर्थन करते हो,
आप लोग गांधी और कांग्रेस को एक सवाल पूछो। क्या सवाल पूछो? सवाल पूछो। कांग्रेस के लोग और गांधी जी और कांग्रेस के लोग कहते हैं हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द कंट्री। वो कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को पूछने के लिए कहा, गांधी और कांग्रेस कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा, ये सवाल उनको पूछो कि गांधी और कांग्रेस क्या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री के लिए भी लड़ रहे हैं? फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। गांधी जी और कांग्रेस फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। क्या गांधी जी और कांग्रेस फ्रीडम ऑफ द कंट्री के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, क्या वो फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री के लिए भी लड़ रहे हैं? देश की आजादी के लिए लड़ना और देश के लोगों के आजादी के लिए लड़ना दो भिन्न बातें हैं, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। कांग्रेस की लड़ाई देश की आजादी की लड़ाई है और देश के नाम पर, आजादी के नाम पर, देश के आजादी के नाम पर बैकवर्डों का समर्थन हासिल करने का इमोशनल आंदोलन है। इमोशनल की वजह से बैकवर्ड के लोग देश की आजादी के नाम पर समर्थन दे देंगे। गांधी और कांग्रेस इमोशन के आधार पर समर्थन ले लेंगे और उस पर ब्राह्मणों का कब्जा कर लेंगे। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर सोचते थे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट टू अनटचेबल में लिखकर रखी हुई है। ऐसा ही हुआ। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को पूछने के लिए कहा, कांग्रेस के लोग फ्रीडम ऑफ द कंट्री का आंदोलन चला रहे हैं, उनको पूछो कि कांग्रेस के लोग फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का भी आंदोलन चला रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री and the freedom of the people of the country, the difference between freedom of the country and the freedom of the people of the country। जो अन्ना भाऊ साठे उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना भाऊ साठे जो सवाल उठा रहे हैं और हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं उठा रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ये सवाल उठा रहे हैं, और अन्ना भाऊ साठे उस समय बॉम्बे में है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये सवाल उठा रहे हैं तो अन्ना भाऊ साठे उधर बॉम्बे में है और ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अन्ना भाऊ साठे वो सारी बातों के बारे में जानकार हो गए हैं। अगर इसके सबूत के बारे में अगर कहा जाए कि अन्ना भाऊ साठे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात जो उन्होंने यहां लिखी, तो ये कहा जा सकता है, देखो इसमें शब्दशः लिखा हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वो उन्होंने इसमें लिखा है, जग बदल घालूनी घाव सांगून गेले मला भीमराव, गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला काय रावत, अंग झाडूनी निग बाहेरी घे बिनीवरती घाव, धनवंतांनी अखंड पिडले धर्मांतांनी तसेच छळले। धनवंतांनी अखंड पिडले एक कैपिटलिस्ट लोग, भांडवलदार, फिर धर्मांतांनी तसे छळले ब्राह्मण। बाबा साहब आंबेडकर ने 38 में जो भाषण दिया, भांडवलदार आणि ब्राह्मणवादी हे दोन लोक हे आमचे शत्रु आहेत। ये देखो यहाँ अलग तरीके से अन्ना भाऊ साठे ने वही बात उन्होंने कहा, धर्मंतांनी अखंड पिडले धर्मांधांनी तसेच छडले, मगरांनी जणू मानुक गिळले, चोर झाले राव, ठरवूनी आम्हा हीन कलंकित, जाति व्यवस्था के आधार पर ठरवूनी आम्हा हीन कलंकित, जन्मोजन्मी करोनी अंकित, अंकित नहीं गुलाम। वही बात जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे, जिने लादुनी वर अपमानित, निर्मून हा भेदभाव, एकजुटीच्या या रथावरती आरूढ़ होवनी चालवा पुढती। ये जो अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोगों ने ये जो महार और मातंग लोगों के बीच में जो झगड़ा लगा रखा है, उस झगड़े के संबंध में अगर अन्ना भाऊ से कोई प्रेरणा ले सकते हो, देखो, एकजुटीच्या या रथावरती आरूढ़ होवनी चालवा पुढती। तो जो कांग्रेस के ब्राह्मणों ने ये जो विभाजन महार और मातंग जाति के बीच में और 6000 जाति के बीच में पैदा किया, उसको जोड़ने का जो अभियान
ये बामसेब के द्वारा शुरू हुआ। ये देखो अन्ना भाऊ कह रहे हैं, एक अजुटीचा या रथावरती आरूढ़ होनी चालवा पुड़ती मिळूनी नव स्वातंत्र्य। इसका मतलब, ये नव स्वातंत्र्य का मतलब है कि अन्ना भाऊ कह रहे कि हमको अलग से आजादी का आंदोलन, वो स्वातंत्र्य नहीं कह रहे, नव स्वातंत्र्य। सेम थिंग जो बाबा साहब अंबेडकर 45 में वर्ड गांधी एंड कांग्रेस आउट अनटचेबल में लिख रहे हैं, सेम बात। तो इस तरह से साथियों, हम लोगों को जो 1.5 दिन के स्कूल में अन्ना भाऊ को समझ में आया और यमे भी पीएचडी पढ़े हुए लोगों को समझ में नहीं आया, तो अन्ना भाऊ को यह बात समझ में क्यों आई? क्योंकि वो आंदोलन की भाषा समझते थे, क्योंकि वो दोस्त और दुश्मन के फर्क को जानते थे, वो दोस्त और दुश्मन के अंतर को समझते थे, वो जागृत थे, वो डिग्रीधारी नहीं थे। जो हमारे डिग्रीधारी लोग हैं वो पेट भरू लोग हैं, वो डिग्री का उपयोग पेट भरने के लिए कर रहे हैं और अपने लोगों को जगाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस वजह से साथियों, आज आजाद भारत में निश्चित रूप से ये जो स्वराज्य है, ये जो आजादी है, इस आजादी पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ये बात कहकर मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को लोकसभा का चुनाव हुआ। प्रथम लोकसभा के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और संसद में 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। SC ST के दलालों को मिलकर ब्राह्मणों ने संसद पर, प्रथम संसद पर कब्जा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने के बाद में विधायिका पर कब्जा किया, कानून बनाने पर कब्जा किया। ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा। आज के तारीख में भी, आज के तारीख का आंकड़ा ले लो, कांग्रेस के 206 ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, 116 बीजेपी 2 नंबर की ब्राह्मणों की पार्टी, 206 और 116 322, 24 कम्युनिस्ट पार्टी 346, 21 ममता बनर्जी 367, आउट ऑफ 543 367 पर ब्राह्मणों का कब्जा है। 2/3 मेजोरिटी से एक सीट ज्यादा। कोई भी कानून पार्लियामेंट में पास कर सकते हैं और कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलने दे रहे। विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा, मिलिट्री पर ब्राह्मणों का कब्जा, सिलेबस पर ब्राह्मणों का कब्जा, वाइस चांसलर पर ब्राह्मणों का कब्जा, एजुकेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा, हायर एजुकेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा, महाविद्यालय एजुकेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा, प्रोफेशनल एजुकेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा, फॉरेन एजुकेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा, एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा। 2007 और 2008 के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वर्ग के अधिकारियों में ब्राह्मणों की संख्या 79.1। 2007 और 8 का कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट, ब्राह्मणों की संख्या प्रशासन में 79.1। सेकंड क्लास के अधिकारियों की संख्या 79.5। इसका मतलब है एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करने वाले जो लोग हैं वो उधर अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि देश में प्रजा का राज्य स्थापित करने के बजाय ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रजा का राज स्थापित करने के बजाय ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। ये काम RSS ने नहीं किया, बजरंग दल ने नहीं किया, ये काम विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया, ये अटल बिहारी ने नहीं किया, अडवाणी ने नहीं किया, क्योंकि उनको करने का मौका ही नहीं मिला। मौका इन लोगों को मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतनी बदमाशी की, इतनी बदमाशी करने के बावजूद भी मालूम क्यों नहीं हुआ? बदमाशी किया, मालूम क्यों नहीं हुआ?
मालूम क्यों नहीं जानते हो? छुपा हुआ ब्राह्मण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण था, मगर छुपा हुआ ब्राह्मण था, समाजवादी ब्राह्मण था। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा ब्राह्मण है, समझ रहे? ये दिखाई दे रहा है। और जो कांग्रेस का ब्राह्मण कैसा था? आस्तीन का सांप है, छुपा हुआ ब्राह्मण है, छुपा हुआ दुश्मन है। छुपा हुआ दुश्मन होने की वजह से आज तक मालूम नहीं हुआ, आज तक बहुसंख्य लोगों को मालूम नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हिडन एनिमी इज ऑलवेज डेंजर देन ओपन एनिमी। हिडन एनिमी इज ऑलवेज डेंजर देन ओपन एनिमी। छुपा हुआ दुश्मन खुले हुए दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक दोनों हैं, दोनों डसते हैं, मगर एक जो डसने वाला है खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। इसको आदमी देख रहा है, आदमी इसको देख रहा है, ये आदमी को देख रहा है, आदमी इससे बचाव कर रहा है, ये अपना बचाव कर रहा है। दोनों एक में को देख रहे हैं, इसलिए दोनों अपना अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए ये कम खतरनाक है। कम खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो ब्राह्मण है, समाजवादी ब्राह्मण है, साम्यवादी ब्राह्मण है, ये आस्तीन का सांप है। ये डसने के लिए मौका देखता है, तभी निकलता है, फिर जाके छुप जाता है, फिर बाहर निकलता है, तब केवल मौका देखकर ही निकलता है, फिर जाके छुप जाता है। इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू छुपा हुआ ब्राह्मण था, सबसे ज्यादा जातिवादी, सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी ब्राह्मण था, मगर छुपा हुआ था। ये बात हम लोगों को इस वजह से मालूम नहीं हुई, और इस तरह से ब्राह्मणों ने आजाद भारत में प्रजा का राज स्थापित करने के बजाय ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 अक्टूबर 1951 को पंजाब के पटियाला शहर में भाषण देते हुए कहा कि वर्तमान स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, वर्तमान स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, ये ब्राह्मणों का स्वराज्य है, उनका स्वराज्य है, ये हमारा स्वराज्य नहीं है। उनके स्वराज्य में हम आज भी गुलाम हैं। पब्लिक मीटिंग में कहा। अगर ये बात मैं कहता तो आप लोग नहीं मानते, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों की भीड़ के सामने कहा। तारीख 21 अक्टूबर 1951, आजादी मिलने के लगभग 4 साल बाद। इसे सिद्ध होता है कि आजाद भारत में हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। अगर आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा गया है तो निश्चित रूप से हम लोगों को आजाद भारत में हमारे आजादी का आंदोलन चलाना होगा। सेनगुप्ता कमेटी ने रिपोर्ट पब्लिश किया। 29 करोड़ लोगों का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इनकम 6 रुपया, महीने का 180 रुपया। 26 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 11 रुपया, महीने का 310 रुपया। 28 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपया, महीने का 600 रुपया। इसका मतलब है भूखमरी और अर्ध भूखमरी के षड्यंत्र में 83 करोड़ लोगों को ढकेल दिया गया है। जो अन्नाभाऊ साठे कहते थे ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, उस समय लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में थे। आज़ादी मिलने के 63 ईयर के बाद में अब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, अब भूखमरी लाइन में है। डेवलपमेंट जरूर हो गया है, मगर रिवर्स गियर में हो गया है, फॉरवर्ड गियर में नहीं हुआ है। हमारे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे वो भी भूखमरी लाइन में नीचे की तरफ खिसक गए हैं। डेवलपमेंट जरूर हो गया है, मगर नीचे की लाइन में हो गया है, ऊपर की लाइन में नहीं हो गया है। पतन में विकास हुआ है, विकास में विकास नहीं हुआ है, विकास में विकास नहीं हुआ है, पतन में विकास हो गया है। और ये ब्राह्मण राज की वजह से हो गया है। और अगर आने वाले समय में ऐसा ही हो गया तो मैं ऐसा मानता हूं सामूहिक नरसंहार करने की योजना ब्राह्मणों की है और हमारे लोगों को भूखमरी से मरवाने का कार्यक्रम है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अनाज नहीं सड़ता और सड़ने के पहले गरीबों को अनाज दे दिया गया होता। नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब है सामूहिक रूप से नरसंहार करने की योजना है, षड्यंत्र है। इसलिए साथियों, आज़ाद भारत में हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हमें अपने आज़ादी का
अलग से आंदोलन चलाना पड़ेगा और वो लोग आज़ादी का आंदोलन चला सकते हैं जो अन्नाभाऊ साठे की भूमिका से सहमत है। अन्नाभाऊ साठे की आज़ाद भारत में भूखमरी से मृत्यु हो गई है, ये सबसे बड़ा सबूत है। तो ये करने के लिए आप सभी लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार।